6 और 7 मई 2025 की रात सामरिक इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस हाई टेंशन, बिल्कुल किसी फिल्म जैसी असलियत में चलेंगे जब भारतीय फाइटर जेट्स ने आधी रात को एक जबरदस्त और बेहद आक्रामक स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। 25 ये नंबर बहुत अहम है। एनीडॉक सोर्स के मुताबिक ये पूरा का पूरा बेहद सटीक और विनाशकारी ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट तक चला। जी हाँ, रात 1:05 से शुरू होकर ठीक 1:30 बजे तक। महज 25 मिनट का ये वो वक्त था जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। तो इन 25 मिनटों में आखिर हुआ क्या? सोर्स बताता है कि कुल 24 अत्याधुनिक मिसाइलें दागी गईं। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान और पीओके के काफी अंदर मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकाने पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई है। ये एक बेहद नपातुला और प्रचंड प्रहार था। भाग 1 द कैटलिस्ट, पहलगाम और व्यापक रणनीति। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में टीआरएफ आतंकियों द्वारा धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह पुरुषों की दुखद हत्या हुई। लेकिन सोर्स एक बहुत ही खास बात की ओर इशारा करता है। इस विशिष्ट हमले से ठीक पहले 19 अप्रैल को ही एक हाई लेवल काउंटर टेररिज्म मीटिंग हो चुकी थी। फिर 5 मई को सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ और 6 से 7 मई की रात को मिडनाइट स्ट्राइक्स हुई। साफ है, घटनाक्रम बेहद तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन मिलिट्री एक्शन से पहले कूटनीतिक मोर्चे पर भी बड़े और अभूतपूर्व कदम उठाए गए। भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कड़े फैसले लिए। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई, अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया, एसवीएस वीजा रद्द हुए और पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ ओटीटी कंटेंट पर भी भारत में पूरी तरह बैन लगा दिया गया। मकसद एकदम साफ था, संसाधनों और सांस्कृतिक संबंधों को पूरी तरह से काट देना। कूटनीति के साथ साथ खुफिया स्तर पर काम जोरों पर था। 21 भारतीय खुफिया एजेंसियों रॉ और एनटीआरओ ने रियल टाइम डेटा के जरिए 21 संभावित आतंकी कैंपों की पहचान की। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इन्हें फिल्टर करके 5 मई तक 9 सबसे मुख्य टारगेट्स तय किए, जिस पर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनल मोहर लगा दी। भाग 2 स्ट्राइक का निष्पादन, एसेट्स और रणनीति। अब इस मिलिट्री स्ट्रेटजी को देखते हैं। यह एक बेहद कोऑर्डिनेटेड कोशिश थी ताकि खतरे को बिल्कुल उसी तरह खत्म किया जा सके जैसा प्लान किया गया था। रफाल और मिराज जेट्स ने फ्रंट लाइन पर रहकर मुख्य हमलों को अंजाम दिया। वहीं सुखोई 30 MKI ने एयर डिफेंस कवर दिया। और सबसे कमाल की बात यह रही कि यह सब कुछ भारतीय हवाई सीमा के भीतर रहते हुए ही किया गया। जेट्स के साथ साथ हथियारों का चुनाव भी बेजोड़ था। इसमें स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ जो 5500 किलोमीटर दूर से लो ऑल्टीट्यूड पर छिपकर वार करती है। मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड वाली ब्रह्मोस और 70 किलोमीटर रेंज वाले हैमर बॉम्ब जो बिना जीपीएस सिग्नल के भी अचूक हैं। साथ ही स्पाइस 2000 बॉम्ब और रियल टाइम सर्विलेंस के लिए कामिकेज ड्रोन ने भी इस प्रिसिजन स्ट्राइक में बहुत अहम रोल निभाया। भाग 3 आतंकी नेटवर्क का खात्मा। अब जो इस स्लाइड में है वो सच में ध्यान देने लायक है। ये वो शुरुआती पीओके टारगेट्स हैं जिन्हें उन 25 मिनटों के अंदर निशाना बनाया गया। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुजफ्फराबाद स्थित सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, इसके बाद कोटली के गुलपुर और अब्बास कैंप और बरनाला कैंप। अकेले अब्बास कैंप में ही 15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी थी, जिसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और बात सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रही। इस ऑपरेशन की गहराई हैरान करने वाली थी। पाकिस्तान की सीमा के अंदर 100 किलोमीटर तक जाकर टारगेट्स हिट किए गए। सियालकोट के सरजाल और महमूना जोया, मुरीदके का मरकजी तैयबा और सबसे अहम बहावलपुर स्थित जैश का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह। इस मुख्य अड्डे को ब्रह्मोस मिसाइल ने सीधे और पूरी तरह तबाह कर दिया। भाग 4 आफ्टरमैथ और रणनीतिक प्रभाव। भारत का स्पष्ट मकसद न्याय था और इसीलिए इस साहसिक मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, ताकि पहलगाम की उन महिलाओं को सम्मान दिया जा सके जिन्होंने उस हमले में अपने पतियों को खो दिया था। इस ऑपरेशन का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा था वो इस सोर्स के दावे से पता चलता है। बताया गया है कि जैश चीफ मसूद अजहर इस हमले में पूरी तरह टूट गया था। उसने मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर सहित अपने परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वो इतना हताश था कि उसे ये कहते सुना गया कि काश वो भी इस हमले में मारा गया होता। और फिर आती है 7 मई की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोर्स के मुताबिक भारत ने जानबूझकर एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला सैन्य अधिकारी को इसे लीड करने के लिए चुना। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता का एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश था। दोनों देशों के एक्शंस को अगर हम निष्पक्ष रूप से तौलें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारत ने सटीक योजना से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में पुंछ पर फायरिंग की और 15 शहरों को निशाना बनाते हुए ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने करीब 50 ड्रोनों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके इस खतरे को पूरी तरह बेअसर कर दिया। तो ये पूरी घटना हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ी करती है? ऑपरेशन सिंदूर की इस अभूतपूर्व सटीकता को देखते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या इस तरह की सैन्य कार्रवाई भविष्य की क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? और क्या रणनीति में आया ये साहसिक बदलाव इस क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिरता को कोई नया रूप देगा?
इसी विचारणीय सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।